कल डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि तो हमने डिस्कस कर ली थी, लेकिन इसका जो फिगर था वो रह गया था। तो इस फिगर के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं, और इसके साथ साथ कि हाइड्रोजन गैस को बनाने में जो जो सावधानियां बरती जाती हैं प्रयोगशाला में, तो उन सावधानियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे कल आपने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, दानेदार जिंक होता है। जिंक है ना, जिंक। और जिंक की रिएक्शन कराते हैं H2SO4। इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये होता है आपका जिंक, और जिंक कैसा होता है, तो दानेदार होता है। और ये आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये आपका बन जाता है ZnSO4 जिंक सल्फेट, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये हो जाता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और ये आपकी हाइड्रोजन गैस हो जाती है। हाइड्रोजन गैस हो जाती है। तो ये एक आपका उपकरण है जिसके द्वारा हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है प्रयोगशाला में। तो इस उपकरण में ये जो आपका बॉटल जैसा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, इसको कहा जाता है उल्फ उल्फ बोतल। इसे कहा जाता है उल्फ बोतल। और इस उल्फ बोतल से ये जो कीप नुमा संरचना बनी है, इस कीप नुमा संरचना को हम कहते हैं थिसिल कीप। इसको कहा जाता है थिसिल थिसिल कीप। इसको थिसिल कीप कहते हैं। और इसमें ये जो आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है, ये जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है, इस कीप में ये जो द्रव भरा हुआ है लिक्विड, ये आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल आपका थिसिल कीप के द्वारा इस बोतल में धीरे धीरे डाला जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल आपका थिसिल कीप में होता है, और इस थिसिल कीप के माध्यम से इसको बोतल में धीरे धीरे करके डाला जाता है। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पर ये संरचना दिख रही है, दानेदार संरचना, ये वही है दानेदार जिंक, है ना। तो यहाँ इस बोतल में पहले से दानेदार जिंक, ये जो संरचना है, ये आपकी दानेदार जिंक होती है, जो कि इस बोतल में तली में होती है। और इसी में, इस बोतल में जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वो इस थिसिल कीप के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है। और ये जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वो इतना डाला जाता है कि ये जो थिसिल कीप का जो निचला सिरा है, वो पूर्ण रूप से डूब जाए इस सल्फ्यूरिक अम्ल में। धीरे धीरे करके सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डालते जाएंगे, और जब इसका जो निचला सिरा है थिसिल कीप का, वो जब अम्ल से डूब जाएगा, अम्ल में डूब जाएगा, तो वहां पर इसको जो है रोक दिया जाएगा डालना। ठीक है, तो ये थिसिल कीप के माध्यम से सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। इसी से, इसी उल्फ बोतल से ही ये एक निकास नली लगी होती है, इसको हम कहते हैं निकास नली। ये होती है निकास नली। निकास नली। तो जब ये दानेदार जिंक के ऊपर ये आपका थिसिल कीप से जो H2SO4 गिरता है, तो इनके बीच H2SO4 और जिंक के बीच अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो निकास नली के द्वारा होते हुए, निकास नली के द्वारा होते हुए ये आपका गैस जार होता है। इसको हम कहते हैं, ये होता है गैस जार। ये गैस जार होता है, और इसमें ये जो भरा हुआ है, ये जल है, वाटर।
तो इसमें जल भरा रहता है, ठीक है। और ये आपका इसको बोलते हैं, ये सछिद्र आसवन इसको कहते हैं। इसमें एक छिद्र होता है, ठीक है, आसवन, ये, ठीक। तो ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है वो आपकी जो आपका जल है उस जल से, मतलब जल के द्वारा इस गैस जार में एकत्रित कर ली जाती है। ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस बहुत ही हल्की होती है, ये वायु से हल्की होती है। इसलिए इसको ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसको किस प्रकार से एकत्रित किया जाता है। तो इसको जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। पूछ लेगा कि हाइड्रोजन गैस को कैसे एकत्रित किया जाता है या किस प्रक्रम के द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो इसको गैस जार में तो एकत्रित किया जाता है, लेकिन किस प्रक्रम के द्वारा? तो जल के अधोमुखी अधोमुखी विस्थापन द्वारा। जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा H2 को गैस जार में गैस जार में एकत्रित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गैस को किस प्रकार से एकत्रित किया जाता है, तो जल के अधोमुखी विस्थापन के द्वारा एकत्रित किया जाता है। और अगर पूछ ले क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों इसको अधोमुखी विस्थापन के द्वारा एकत्रित किया जाता है, तो क्योंकि यह वायु से बहुत हल्की है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि H2 गैस H2 गैस वायु से हल्की वायु से हल्की होती है, इसलिए इसको जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो क्या कराते हैं प्रोसेस, हमने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, आपको ये रट गई होगी या याद हो गई होगी। तो क्या करते हैं कि जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं तो आपका जिंक सल्फेट बनता है और आपका हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका जो उपकरण है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें एक उल्फ बोतल होती है, उल्फ बोतल में तली में क्या रहता है, दानेदार जिंक रहता है, और इसमें एक थिसिल कीप जुड़ी होती है, लगी होती है। इस थिसिल कीप के माध्यम से मतलब जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको इसमें ड्रॉप वाइज बूंद बूंद करके या धीरे धीरे गिराया जाता है, और तब तक गिराते रहते हैं जब तक कि इस कीप का जो निचला सिरा है वो पूर्ण रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल में डूब नहीं जाता। तब तक इस अम्ल को हम इसमें गिराते रहते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस बनेगी और वो निकास नली के द्वारा होती हुई किसमें पहुंचेगी, जो आपका गैस जार है उस गैस जार में पहुंचेगी और इसे जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं और इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसका शोधन किया जाता है। शोधन का मतलब होता है किसी भी चीज को शुद्ध करना, तो इसको शुद्ध किया जाता है शोधन के माध्यम से, ठीक है। अच्छा, जब हम हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं तो इसमें कई प्रकार की सावधानियां भी बरती जाती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए हाइड्रोजन गैस के बनाने में। स्क्रीन में वायु होगी
तो जब ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी उसके बाद अगर आप वायु को निकालने की कोशिश साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाएगी। और तो ये उपकरण कैसा होना चाहिए? आपका वायु रोधी होना चाहिए। तो अगर आप हैं तो नोट करें, 1.1 हेडिंग लगाएं सावधानियां, और उसमें आप नोट करें कि पहला पॉइंट ये नोट करें कि उपकरण वायु रोधी होना चाहिए, अन्यथा हाइड्रोजन गैस वायु के साथ बाहर निकल जाएगी। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, पहले समझ लेते हैं इसको। जो हाइड्रोजन गैस होती है ये कैसी होती है? ज्वलनशील होती है। तो जब भी अगर हाइड्रोजन गैस प्रयोगशाला में बनाई जाती है तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन नली होती है, चाहे यहाँ रहा हो पॉइंट, ठीक है, या फिर यहाँ वितरित की जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ज्वलनशील उपकरण नहीं होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रीट लैंप वगैरह है, ठीक है, या मोमबत्ती है, कैंडल, जलती हुई कैंडल है, ठीक है, या वहाँ पर किसी भी प्रकार की माचिस की तीली वगैरह नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि ये एक ज्वलनशील गैस है। जलती हुई कैंडल वगैरह होगी तो ये क्या करेगी? तुरंत ही आग पकड़ लेगी और इस प्रकार से दुर्घटना भी इस प्रकार से। दूसरी सावधानी ये भी रखनी, इसको भी आप लिख लो, दूसरा पॉइंट समीप जलता हुआ बर्नर, स्पिरिट लैंप आदि लाना चाहिए, क्योंकि गैस की ज्वलनशील प्रकृति के कारण इसमें विस्फोट होने की संभावना रहती है। तीसरी तीसरी बात आपकी क्या है? कि तीसरी बात यही जो हमने बताया है कि इसमें जो H2SO4 है, H2SO4 की इतनी मात्रा डालनी चाहिए इस उल्फ बोतल में कि ये जो थिसिल कीप है, इस थिसिल कीप का जो निचला सिरा है वो पूर्ण रूप से अम्ल में डूब जाना चाहिए। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है, तीसरी सावधानी है। तो इसको भी आप नोट कर लें। इसमें लिखें कि उल्फ बोतल में अम्ल की मात्रा, उल्फ बोतल में अम्ल की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि कि थिसिल कीप का निचला सिरा अम्ल में डूबा रहना चाहिए, अम्ल में डूबा रहना चाहिए, अन्यथा अन्यथा देखो, अगर ये सिरा डूबा नहीं रहेगा तो क्या कंडीशन होगी? तो जो यहाँ पर रिएक्शन होगी और जब हाइड्रोजन गैस बनेगी तो हाइड्रोजन गैस ये निकास नली में जाने की बजाय ये कहाँ, थिसिल कीप से ही बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये अम्ल से इसीलिए डूबा रहना चाहिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को बाहर निकलने का चांस ना मिले, उसको बाहर निकलने का मौका ना मिले, और इसलिए वो निकास नली के माध्यम से आगे बढ़ेगी। तो आपने लिखा होगा, अ, अन्यथा गैस अन्यथा गैस किस के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। अगला पॉइंट लिखें, चौथा पॉइंट, अम्ल को, ये जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, चौथा पॉइंट लिखें, ये जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसी अम्ल की बात की जा रही है। अम्ल को सावधानी पूर्वक सावधानी पूर्वक थिसिल की
उल्फ बोतल में डालना चाहिए, अन्यथा यह कपड़ों व शरीर पर गिरकर उसे जला देगा। तो अम्ल होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं अकार्बनिक अम्ल और एक को कहते हैं कार्बनिक अम्ल। जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं इनको हम खनिज अम्ल भी कहते हैं। और ये आपके क्या होते हैं कि अगर ये त्वचा पे गिर जाएं या कपड़ों पे गिर जाएं तो उसको जला देते हैं। त्वचा पे गिर जाएंगे तो वहां पर फफोले पड़ जाएंगे, वो जल जाएगी त्वचा। और दूसरे जो आपके कार्बनिक अम्ल होते हैं, तो कार्बनिक अम्ल जैसे एस्टिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, टार्ट्रिक अम्ल हो गया, तो ये सब ऐसे अम्ल होते हैं कि ये इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो इनको खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एस्टिक अम्ल जो होता है वो सिरके के रूप में उसका खाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये जो आपका अम्ल है H2SO4 है या HNO3 है या HCl है, ये सब खनिज अम्ल होते हैं। और ये सब त्वचा पर या कपड़ों पर गिरने से वो उसको जला देते हैं। तो इसलिए अम्ल को सावधानी पूर्वक इसमें सिसिल टिप के माध्यम से डालना चाहिए, अन्यथा अगर ये कपड़ों या त्वचा पे गिर जाता है तो उसको जला देगा। तो ये आपकी महत्वपूर्ण सावधानियां हैं। ये जब प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है तो ये सावधानियां बरती जाती हैं। तो अब देखते हैं, ये तो हो गई प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला के बाद हमने आपको बताया था कि कुछ अन्य विधियां भी होती हैं। जैसे अगर हमको हाइड्रोजन को व्यापार करने के लिए या बहुत भारी मात्रा में अगर बनाना हो तो उसके लिए औद्योगिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं कि औद्योगिक विधि क्या है और औद्योगिक तौर पर हाइड्रोजन गैस को कैसे बनाया जाता है। तो अब देखते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने की औद्योगिक विधि। वैसे तो कई विधियां हैं जिनके द्वारा औद्योगिक निर्माण होता है हाइड्रोजन गैस का, लेकिन उसमें जो सबसे प्रचलित विधि है वो भाप अंगार गैस के द्वारा। ठीक है। और ये भाप अंगार गैस या इसी को जल गैस भी कहते हैं, वाटर गैस भी इसको कहते हैं। ये कैसे बनती है देखते हैं इसके बारे में। तो होता क्या है कि रक्त तप्त, देखो पहले तो नाम लिख लेते हैं कि किसके द्वारा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनाया जा रहा है। तो जल वाष्प तथा कार्बन की क्रिया द्वारा, जल वाष्प तथा कार्बन की क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा H2 का निर्माण। तो इसमें करते क्या है कि ये जो आपका कार्बन, कार्बन का मतलब कोयला है ना। तो रक्त तप्त कोयला, कोयला कौन सा कोयला तो आप जानते हैं, एक तो ये होता है लकड़ी वाला कोयला होता है। तो ये इस कोयले की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर पत्थर के कोयले की बात की जा रही है। जो आपका चार प्रकार का होता है। एक आपका होता है एंथ्रासाइट, एक होता है लिग्नाइट, एक बिटुमिनस कोयला और एक आपका पीट कोयला। तो ये चार प्रकार के कोयले होते हैं। ये पत्थर के कोयले की बात की जा रही है। इसमें सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है वो आपका होता है एंथ्रासाइट। तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो कोयला होता है, ठीक है, तो इसको रक्त तप्त, ये रक्त तप्त क्या होता है। तो जब कोयले को गर्म किया जाता है और गर्म करने पर जलाया जाता है, तो जलाने या गर्म करने पर वो जब बिल्कुल रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं रक्त तप्त कोयला, है ना। तो ये जो रक्त तप्त कोयला होता है इस पर जब जल वाष्प, है ना, जल वाष्प क्या होता है
जब जल को बॉईल किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तो वहां पर जो वाष्प बनती है उसी को हम कह देते हैं जल वाष्प। वो जब गैस के रूप में, वाटर किसमें बदलता है, गैस के रूप में बदलता है, तो उसी को कहते हैं, उस गैस को ही क्या बोलते हैं, जल वाष्प कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि गर्म गर्म रक्त रक्त तप्त तप्त कोयले 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 का मतलब एक कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित प्रवाहित करने पर जल वाष्प पर प्रवाहित पर CO CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो ये CO तथा तथा H2 का मिश्रण मिश्रण प्राप्त प्राप्त होता है होता है जिसे जिसे जल गैस जल गैस ठीक है, मतलब क्या है, वाटर गैस, या 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 फिर इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को भाप अंगार गैस भी कहते हैं। जल गैस या भाप अंगार भाप अंगार गैस गैस कहते हैं कहते हैं ठीक है। देखो, ये आपका हो गया सी मतलब कार्बन, और कैसा कार्बन, या कोयला, कैसा, रक्त तप्त रक्त तप्त ठीक है। रक्त तप्त का मतलब इतना गर्म कर देते हैं कि ये रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, रक्त के समान ये गर्म हो जाता है, इसका कलर हो जाता है। तो ये हो गया आपका कार्बन, प्लस इस पर H2O गैस प्रवाहित करेंगे। H2O गैस का मतलब है कि जल वाष्प, तो इस पर जल वाष्प प्रवाहित करेंगे, और जल वाष्प प्रवाहित करने पर देखो क्या बनेगा आपके पास। तो ये जो O है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ मिक्स हो जाएगा, और ये आपका हो CO और प्लस H2, CO प्लस H2। अच्छा, अब ये ना समझना कि ये CO अलग है और H2 अलग है, मतलब इनका मिक्सचर है, CO प्लस H2 का ये मिक्सचर है ये, और इसी को हम कहते हैं जल गैस जल गैस ठीक है, या वाटर गैस, या इसी को हम कहते हैं भाप अंगार गैस भाप अंगार गैस ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। अच्छा, ये जो भाप अंगार गैस, जल गैस, ये जो होती है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए इसको, जो आप विभिन्न प्रकार की भट्टियां पढ़ते हैं मेटलर्जी वाले लेसन में, मेटलर्जी मतलब धातु कर्म, तो धातु कर्म वाले लेसन में जब आप विभिन्न प्रकार की भट्टियां पढ़ते हैं, तो उन भट्टियों में जो ईंधन का कार्य होता है, तो कुछ भट्टियों में ईंधन का कार्य ये भाप अंगार गैस भी ईंधन के रूप में कार्य करती है। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये जो भाप अंगार गैस बनेगी, ये जो भाप अंगार गैस बनेगी, इसको देखो क्या करेंगे। तो ये आपका CO
CO, ये पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, ये जो CO प्लस H2 है, ये जो भाप अंगार गैस है, इसकी रिएक्शन फिर से हम कराएंगे, किससे, जल वाष्प से। किससे कराएंगे, जल वाष्प। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होगी, हाँ, ये जो रिएक्शन होगी ये 500 डिग्री सेल्सियस पर होगी। पहली बात, ये जो रिएक्शन होगी ये 500 डिग्री सेल्सियस पर होगी, और उत्प्रेरक के रूप में आपका इसमें इस्तेमाल होगा Fe2Fe2O3 और साथ में आपका Cr2O3। तो ये Fe2O3 और Cr2O3, इस पर हम क्या करेंगे, ये भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस और ये जल वाष्प, इन दोनों को इस उत्प्रेरक पर प्रवाहित करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस पर। जिससे क्या होगा, जिससे ये आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ से ये H2 और H2, मतलब ये 2H2 के रूप में ये आपका अलग हो जाएगा, और इसके साथ साथ ये आपका हो जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड CO2, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका अलग हो जाएगा और H2 अलग हो जाएगा। देखिए, एक H2 यहाँ और एक H2 यहाँ, तो H2 और H2 कितना हो गया, 2H2 हो गया। और यहाँ का ऑक्सीजन जो है वो CO के साथ बाइंड हो गया, और ये आपका बना देगा CO2। इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपकी बन गई हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और ये आपका हो जाता है कार्बन, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के 4 ऑप्शन बना करके आपको दे दिए जाते हैं। किसी में COH2 लिखा होगा, तो किसी में CO2H2 लिखा होगा, तो किसी में N2CO लिखा होगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और क्वेश्चन ये उठा देते हैं, क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से भाप अंगार गैस का सूत्र है, या भाप अंगार गैस का संगठन है, इस प्रकार से पूछ लेंगे। ठीक है, तो भाप अंगार गैस क्या होता है, COH2 होता है। कैसे बनाया जाता है, तो रक्त तप्त कार्बन के ऊपर या रक्त तप्त कोयले के ऊपर जल वाष्प की मात्रा या जल वाष्प प्रवाहित की जाती है, जिसके फलस्वरूप CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिश्रण प्राप्त होता है, और इसी मिश्रण को CO प्लस H2 के मिश्रण को ही हम जल गैस या भाप अंगार गैस कहते हैं। इसके बाद इस भाप अंगार गैस और साथ ही में जल वाष्प की मात्रा 500 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित की जाती है Fe2O3 और Cr2O3 के ऊपर, जिसके कारण ये जो आपकी जल वाष्प और ये जो आपका जल गैस, ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, आपस में एक दूसरे से क्रिया करेंगे, और क्रिया करने के बाद ये आपका हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आगे की कहानी इसके आगे की क्लास में।